इस्तेमाल करनी सभी कार्यकर्ता करना आज के गणतंत्र दिवस के पर्व पर हम सबका कर्तव्य है। जो है वो एक तरह से भावना व्यक्त होनी चाहिए और सब वीरों के नाम, इनमें से कुछ वीरों के नाम हैं और इसमें मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज़ादी के बाद जिन लोगों के हाथ में देश का राज आया, उन्होंने ऐसे वीरों के योगदान को छुपाने की कोशिश की। सबसे पहले मैं दुनिया के सबसे पुराने गणतंत्र और दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र भारत जो इस दोनों बातों का गौरव साथ लेकर चलता है, गणतंत्र दिवस पर सभी हरियाणा वासियों को, भारतवासियों को उसकी शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे इस बात का आनंद है कि भारत में लोकतंत्र एक उत्सव की तरह स्थापित हो गया है और भारत के लोग बहुत चाव से सभी मतदानों में भाग लेते हैं और उनके आए हुए परिणामों पर गर्व करते हैं, गौरव करते हैं और उसके साथ चलते हैं। ये लोकतंत्र का एक मजबूत जो है स्तंभ के रूप में भारत खड़ा हुआ है। आज का दिन उन सब महान वीरों को जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिया, 3,27,000 लोगों का बलिदान इस देश के लिए, आज़ादी के लिए लड़ते हुए हुआ। 13,500 लोगों को कोर्ट से ब्रिटिशर्स ने फांसी, तोप से उड़ाना, गोली से उड़ाना जैसे सजाएं दे के मौत के घाट उतार दिया। उन सब वीरों को नमन करना हम सब भारतीयों का कर्तव्य है। मैं भी उन सब जिनका नाम है, जो अनाम है, सब वीरों को नमन करता हूँ। आज एक गौरवशाली भारत के रूप में भारत खड़ा हो रहा है। G20 की अध्यक्षता इस बार कर रहा है। भारत में जो है महामारी से भारत बहुत मजबूती से निपटा है। भारत की इकोनॉमी इस समय जब दुनिया के देशों की इकोनॉमी कमज़ोर हो रही है, मजबूती की तरफ बढ़ रही है। एक सशक्त राष्ट्र के रूप में भारत खड़ा हो रहा है। प्राचीन समय में हमारे गौरव के जो स्थान थे, वहाँ जो ऐसा वातावरण उत्पन्न किया गया था कि कैसे हमारे गौरव को वहाँ कम किया जाए, फिर से उन स्थानों का गौरव बढ़ाया जा रहा है। तो हम सब भारतीयों को इस बात से सुख है कि एक ऐसा वक्त हमने देखा था गुलामी का, कि उसके स्थान पर आज एक गौरवशाली कौम के रूप में हम दुनिया में खड़े हो रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज भारतीय हैं। भारतीय लोग दुनिया के ऐसे मुल्कों में जाकर जब कभी को भारत पर शासन करते थे, उनके राष्ट्राध्यक्ष बन रहे हैं। ये भारत के लिए बहुत ही बड़ा समय है और इस समय का हम सबको सुख है, आनंद है। हरियाणा सरकार भी अच्छा काम कर रही है। चिरायु कार्ड बहुत बड़ी पहल है सरकार की, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ कि 1.25 करोड़ लोगों को लगभग कवर कर लिया गया है 5 लाख तक के इलाज में। शायद कोई राज्य हो जिसने इतना बड़ा कवरेज किया हो। बाकी भी सब चीज़ों में पहले अच्छी हैं। आज हमारे 2 हरियाणा वासियों को, बक्सीराम यादव जी जिन्होंने गन्ने में क्रांति लाई, गन्ने की कई सारी किस्में उन्होंने विकसित की, इसलिए उनको पद्मश्री मिली है। एक कृषि वैज्ञानिक को, हमको एक किसान के बेटे को, हमको इस बात का आनंद है। और धार्मिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में सुकमा आचार्य जो गुरुकुल पद्धति से छात्रों की पढ़ाई के लिए काम करती है, उनको पद्मश्री मिली है। इन दोनों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सर, आपने अपने भाषण में कहा कि कांग्रेस ने जो है इतिहास छुपाने की कोशिश की है, स्वतंत्रता सेनानियों का भी उसमें। निश्चित रूप से देखिए, बहुत सारे लोगों का गौरवशाली इतिहास है। यहाँ रोहतक में ही जो हमारे अमर सिंह जी थे, सोनारिया गांव के, 1857 के समय में बड़ा योगदान था। एक कलेक्टर को उन्होंने उस समय जो है काटने का काम किया था उनकी दुर्वर्तियों के कारण से। यहाँ के हीरा सिंह फोगाट भालोट के 3 पीढ़ियों के साथ 42 में जेल में गए थे। कई नाम है क्या? लिबासपुर के गोविंद, फकीर चंद जैन हांसी के, लाला हुक्म चंद जैन, घर के सामने फांसी दी गई थी। 14 साल का था फकीर चंद जैन जब उसको फांसी दी गई थी। ब्रजदास स्वामी को तोप से उड़ा दिया गया था। अनेक ऐसे वीरों के नाम हैं, ऐसी वीर गाथाएं हैं। जो रूपा खाती नांदा जाट को कोल्डी से रगड़ दिया गया था हांसी की लाल सड़क पर। लिबासपुर के 11 आदमी थे जिनको कोल्डी से रगड़ा था सोनीपत में। कहाँ जिक्र है? इतिहास सामने नहीं आने दिया, क्योंकि कांग्रेस ने कोई ऐसी आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी। आप बताइए, किसी एक भी कांग्रेसी को मौत की सजा हुई हो? किसी एक भी कांग्रेसी को काला पानी की सजा हुई हो?
और ये 26,000 लोग आज़ाद हिंद में फौज में बलिदान हो गए। जितना गौरव उन बलिदानियों को मिलना चाहिए था वो मिला क्या? उनका नेतृत्व करने वाले को मिलना चाहिए था, मिला क्या? उनकी अनाम जिंदगी के बारे में भारत पूछता रह गया कि सब लौट आए, बोस नहीं आया। ये भारत के अंदर एक ज्वलंत सवाल है, कौन इसका पापी है? ऐसी वीर गाथाएं छुपा दी गई हैं, बहुत महान वीर गाथाएं। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने इसका पाप किया है और केवल हमने आज़ादी दिलाई, इसका श्रेय लेने की कोशिश की है। लेकिन आज मुझे इस बात का आनंद है कि उन वीरों के नाम उजागर हो रहे हैं, उनके नाम पर स्मारक बन रहे हैं, उनकी याद को स्थायी किया जा रहा है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसका धन्यवाद देते हैं। जहाँ डी सेरेमोनी कर दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 30 दिसंबर 43 को झंडा फहराया था, वह सेरेमोनियल तरीके से झंडा फहराया जा रहा है। उनकी मूर्ति वहाँ लगी है जहाँ कभी जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगती थी। तो ये जो गौरव के पल फिर से हमारे सामने खड़े हो रहे हैं, उन महापुरुषों को आदर देखते हुए, इसके लिए हम आभारी हैं वर्तमान सरकार के। और ये प्रक्रिया अटल जी के समय में शुरू हुई, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने जहाँ शहीदों को अपने परिवारों के पास पहुंचकर अपने गांव में जो उनकी स्मारक बनने का जो अवसर दिया, उन्होंने जो अवसर दिया एयरपोर्टों के नाम महापुरुषों पर रखने का, ये तो डमडम एयरपोर्ट कितने सालों तक कांग्रेस के टाइम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट किया तो अटल जी ने किया। शांता क्रूज एयरपोर्ट कितने सालों तक बम्बई में, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट किया तो अटल जी की सरकार ने किया। वीर सावरकर एयरपोर्ट, पोर्ट ब्लेयर का नाम अटल जी की सरकार के समय हुआ। सब लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोले एयरपोर्ट अटल जी की सरकार में शुरू नाम हुआ। विवेकानंद एयरपोर्ट अटल जी की सरकार, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट। आज हमें आनंद है चंडीगढ़ के एयरपोर्ट का नाम शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर हुआ है। ये जो सबका जो सम्मान जिनको मिलना चाहिए था उनको सम्मान मिल रहा है, इसका आनंद है। आपने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि जिस तरह से उन्होंने इतिहास छुपाने, लेकिन वही आरोप ये लगा रहे हैं कि कोई भी जो आरएसएस का या इस तरह का कोई भी आज़ादी में इस तरह की कुर्बानी नहीं दी। भारतीय जनता पार्टी तो 52 में बनी है, उससे पहले जनसंघ 52 में बना है। भारतीय जनता पार्टी तो 80 में बनी है। उससे पहले जो बलिदान देने वाले थे, मैंने पूछा कांग्रेसियों से, सवाल पूछा, आपके सामने पूछ रहा हूँ, क्या एक भी कांग्रेसी को फांसी की सजा हुई? उस समय क्या आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले सब लोग क्या केवल कांग्रेस के थे? लाला लाजपत राय कांग्रेस छोड़ गए थे, लोकमान्य तिलक कांग्रेस छोड़ गए थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस छोड़ गए थे। उन्होंने देखा था कि आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है, ये कुछ छदम काम हो रहा है, और इसलिए इन्होंने छोड़ा था कि इस तरीके से हम आज़ादी नहीं पा सकते, हमको आज़ादी के लिए फौज बनाकर लड़ना पड़ेगा। ये मेरे विचार नहीं है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचार हैं। मैं तो उस समय था नहीं, उन्होंने जो अपने विचार अभिव्यक्त किए, मैं वो विचार आपको साझा कर रहा हूँ उस महापुरुष के। आज़ादी की लड़ाई उन लोगों ने लड़ी जो बलिदान हुए, आज़ादी की लड़ाई उन लोगों ने लड़ी जो फांसी के, उसमें कांग्रेसी नहीं थे। मैंने सवाल किया आपसे मीडिया में, सभी कांग्रेसियों से सवाल है कि एक भी कांग्रेसी का नाम बताए जिसको फांसी की सजा हुई हो, एक भी कांग्रेसी का नाम बताए जो काला पानी की जेल में गया हो। कोई भी कांग्रेसी नहीं था। इस आज़ादी की लड़ाई में तो भाई सतीदास, भाई मतीदास, भाई परमानंद, दुनिया भर के ऐसे लोग थे। भाई महावीर जनसंघ के थे शुरू से, ये मतीदास जी और परमानंद जी इनके परिवार के थे, इनके कुल के थे। 3-3 पीढ़ियां जो आज़ादी की लड़ाई में चढ़ी थी, सब परिवारों से लोग आए थे। इसलिए कांग्रेस ने यही तो गलती की ना कि अकेला आज़ादी का ठेका अपने घर में लेकर रखने की कोशिश की। ये देश लड़ा था, इस देश के किसान लड़े थे, इस देश के जवान लड़े थे जो सेनाओं में थे। 46,000 लोग थे आज़ाद हिंद फौज में नेताजी सुभाष चंद्र के बोस के साथ। कांग्रेस ने तो उनके साथ अन्याय किया, न्याय नहीं दिया उन लोगों को। कांग्रेस ने पापी है इसके लिए कांग्रेस। सर, एक गन्ने की बात कर रहे थे, गन्ने में जो हरियाणा में अग्रणी स्थान है, लेकिन जिस तरह से गन्ना किसान परेशान है, 10 रुपये भाव भी बढ़ाए हैं, लेकिन उसको लेकर भी नाराजगी जता रहे, आंदोलन की बात कर रहे हैं। देखिए, भाव के बारे में एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, आपको संतुलन रखना पड़ेगा हर चीज़ में। चीनी का भाव, मिलों का घाटा, केवल एक तरफा नहीं चल सकते। सरकार का काम है संतुलन स्थापित करना, किसान का काम है अपनी मांग करना। हम किसी भी वर्ग की मांग को हम ये नहीं कह सकते वो मांग नहीं करें। मैं हमेशा मांगों का, आंदोलन का समर्थक रहा हूँ, लेकिन सरकार होने के नाते आपका दायित्व बनता है कि आप संतुलन रखें।
और सामान्यतः मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कृषि मंत्री रहा हूँ, चीनी के 1 क्विंटल के भाव के 10% के लगभग हरियाणा सरकार जो है वो गन्ने के दाम देती रही है। कोई आंकड़े बता के इसमें बहुत करिश्मे की बात ना करें। कुछ लोग ऐसे विज्ञापन चलाते हैं आजकल। जो चीनी का भाव है, अगर आप 3,500 जो है चीनी का भाव है 1 क्विंटल का, तो 350 गन्ने का भाव, ये रेशो सदैव बना रहा है लगभग। जब चीनी के भाव, जब मैं मंत्री था कृषि का, गन्ना बोर्ड का चेयरमैन भी था, डाउन आए, तो उस समय चीनी मिलों ने कहा कि भाव डाउन करो, चीनी बहुत डाउन आ गई है। मैंने कहा वो हम नहीं करेंगे। तो बोला हम नहीं चला पाएंगे। तो मैंने कहा FRP, जो केंद्र के दाम होते हैं उसको FRP कहते हैं, और जो स्टेट एडवाइज प्राइस है उसको SAP कहते हैं। मैंने कहा SAP और FRP का जो गैप है वो हम सरकार से दे देंगे। हमने प्राइवेट मिलों को भी आश्वासन दिया, आप चिंता मत करिए, हम दाम नीचे नहीं लाएंगे। जब दाम नीचे आने चाहिए थे तो हमने नहीं आने दिए, हमने उसको मेंटेन किया। और आज भी मैं आपको बता रहा हूँ, पंजाब के दाम लगातार हमसे पीछे थे। एक बार उन्होंने ये बढ़ा के, उनकी नई सरकार आई तो एक बढ़ोतरी है केवल, आगे आने वाले भविष्य में देखेंगे। लेकिन ये जो करने का काम है, आज जो 372 रुपये है चीनी के औसत रेट, अगर आप देखेंगे उससे ऊपर है, 10% के रेट से ऊपर है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, देश के सभी गन्ना उत्पादक राज्यों से अच्छा रेट है। सर, जो दिल्ली में समझौता हुआ था किसान संयुक्त मोर्चा का, आज महापंचायत कर रहे हैं उसको लेकर, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वादा खिलाफी हुई है MSP को हट के, कर्जा मुक्ति को लेकर, इस तरह की जो बिल लेकर आए हैं, बिजली बिल संशोधन को लेकर। बिल्कुल, जो कर्जा मुक्ति का नारा मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने दिया था, राजस्थान में भी दिया था, बहुत सारे राज्यों में, पंजाब में भी दिया था जब सरकार आई। एक बार जाके पूछिए, कांग्रेस पार्टी के राज्यों में जाके पूछिए कि कर्जा मुक्ति कितनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी तो अपने MSP पे कमेटी बनी हुई है, और भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो किया है, हमेशा खरी उतरी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल और केवल BJP को सवाल करते हैं, कांग्रेस को सवाल करने नहीं जाते हैं। मैंने आपको सवाल बताए, जाइए उन राज्यों में पूछिए। यहाँ बाजरे पर भावांतर भरपाई दी जाती है या खरीदा जाता है, राजस्थान में नहीं खरीदा जाता, पंजाब में नहीं खरीदा जाता। कुछ भाई वहाँ जाते ही नहीं है। ये वन वे नहीं चलेगा साहब। ये सब लोग देखते हैं कि कौन कहाँ सवाल करता है और कहाँ चुप हो जाता है। कांग्रेस शासित राज्यों में भी जाइए और पूछिए। सर, राकेश टिकैत भी पिछले दौरान मिले थे हरियाणा में राहुल गांधी से, जिस तरह से बात कर रहे थे कि अब बदलाव की जरूरत है। अगर बदलाव केवल कुछ लोगों के हाथ में होता तो वो चुनाव लड़े थे। जिनका आप नाम ले रहे हो वो भी चुनाव लड़े हैं। जो यहाँ धरने पर बैठे थे प्रमुख लोग, वो भी पंजाब में चुनाव लड़े हैं। हरियाणा के भी कुछ लोग पंजाब में जाके चुनाव लड़े थे। वोट आपने देखे हैं, फिर से दिखा दीजिए। चलिए, धन्यवाद। 29 तारीख को गोहाना में एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं, लेकिन जो सरपंच है, किसान है, वो विरोध करने की बात भी कर रहे हैं। देखिए, अमित शाह जी की रैली 29 तारीख को हो रही है, और पहले हमने समय रखा था 12 बजे का। अब हमें खुशी है इस बात की कि पहले वो पंजाब से आने वाले थे, अब उनका समय हमको पूरे दिन का एक तरह से मिल गया है। तो 11 बजे हमने रैली बुलाई है, और मैं सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान करता हूँ कि 11 बजे गोहाना पहुँचें और अमित शाह जी के विचारों को सुनें। रैली मोटे तौर पर हमारे 1 लोकसभा क्षेत्र की है, लेकिन आसपास वाले जो है वो कुछ लोग पहुँचेंगे ही। हम चाहें तो भी उनका चाव, उनका जोश वहाँ पहुँचने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो ऐसे कुछ लोग और भी निश्चित रूप से पहुँचने वाले हैं, लेकिन बड़ी शानदार रैली जो है वो गोहाना में होगी। और अमित शाह जी का ये दौरा हरियाणा में एक नया जोश और नया उत्साह भर के जाएगा। सर, वो सरपंच